देखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, यूनिट 3 पढ़ना है हम लोगों को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, आइए मेरा टाइम वेस्ट किए, स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, कब बनेगा ओनर? आइए देखें, कब ट्रांसफर होगी गुड्स। देखो क्या करना होगा हम लोगों को। एक तो है आपका पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो लिखा भी है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स। हिमांशु जी आप सुनिए, ठीक है, आप बोलिए नहीं, सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेजेस पर। ये क्या है, 3 स्टेज के दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा क्या, पहले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, और उसके बाद पासिंग ऑफ रिस्क। भैया गुड्स ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब जिसके हाथ में गुड्स गया है उसका रिस्क उसका हो जाएगा आज से, फिर उसका चला चुका है, उसका हो चुका है ना। चलिए तो करते हैं इसका काम। तो क्या रहा है, देखो, सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट विच द ओनरशिप पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अब देखना होगा हमको कि आखिर के कौन समय ऐसा होता है जब क्या हो जाए, ओनरशिप क्या मिल जाए, ट्रांसफर हो जाती है। अब कहाँ से ट्रांसफर होगी, सेलर से बायर की ओर। जब बायर ने बाय कर लिया है, अब तो ओनरशिप उसके बाद में जाएगी। ठीक है, कब होगा वही समझना हम लोग चैप्टर में। तब से कह भी रहा है चैप्टर समझने के लिए, द जनरल रूल दैट रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी पास होगा वैसे रिस्क पास हो जाएगा। इन केस वेदर द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, द बर्डन ऑफ द लॉस विल बी बोर्न बाय पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द एट दैट टाइम। देखो, अगर गुड्स अभी सेलर के हाथ में है, गुड्स अभी कहाँ है, सेलर के हाथ में है, तो रिस्क किसका है, कुछ डैमेज हुआ, लॉस हुआ, सेलर से रहेगा। आपने खरीद लिया, आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और गुड्स भी आपके पास ट्रांसफर हो गया, गुड्स आपके हाथ में आ चुका है, आपने गए घर अपने, अब कोई गुड्स में नुकसान टूटा फूटा कौन सहेगा, आपका है ना रिस्क, अब आप सहेंगे उसको। ठीक है, when the goods are lost or damaged, where the goods are damaged by the act of the third party, it is the owner who is take the action. Should a price for the seller can be filed only when the property has passed the buyer। देखो जब नहीं क्या होगा, जब प्रॉपर्टी पास हो चुका रहेगा, बायर का होगा, या आपका गुड्स है कोई थर्ड पार्टी उसको नुकसान पहुंचाया है, तब उसके खिलाफ क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आप केस फाइल करते हैं उसके खिलाफ। कब, जब कोई थर्ड पार्टी आपके खिलाफ ऐसा कुछ करता है तब, उसकी वजह से नुकसान हुआ है तब। अरे भाई स्टार्टिंग से बताया जा रहा सब कुछ बेसिकली। अब आइए और थोड़ा बढ़ जाए आगे। पहले बात करेगा आपसे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, सेक्शन 18 से 26 पढ़ना होगा हम लोग को। तो पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर डिसाइड लीगल राइट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ सेलर एंड बायर। ठीक है, लायबिलिटी क्या करता है, सेलर बायर का डिसाइड करता है। ठीक है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप, आपने से ट्रांसफर कर दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of buyer and not to seller. The goods may still be in the sellers. क्या बताया, मतलब एक बार गुड्स अगर बायर के पास ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, तो कौन जिम्मेदार, किसका लायबिलिटी, किसी नहीं बनी, बायर की। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो नहीं काम कर रहा है, तो अगर गुड्स नहीं सेल हुआ है और किसके पास गुड्स है, सेलर के पास रखा है, तो वो जिम्मेदार है, वो सहेगा नुकसान हुआ तो। अब ये रूल क्या कहता है आपसे, द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर डिपेंड ऑन द 2 बेसिक फैक्टर। क्या फैक्टर है, एक तो क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, दूसरा है इंटेंशन ऑफ पार्टी। पार्टी क्या था, पहले चेक करते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स चेक कर लेते हैं। तो सेक्शन 18 कहता है हमसे, प्रोवाइड दैट द वेयर द देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, say for uncertain goods, the property in goods cannot pass to the buyer unless and until the goods are ascertained. goods नहीं मिले तब तक the buyer can get the ownership right on the goods only when the goods are specific and ascertained। यानी goods क्या हो जाएगा, specific होगा, ascertained होगा, identification कर लिया है, goods ले गया है, उसके हाथ में चला, जब ट्रांसफर हो चुका है तब तो आप कहेंगे कि ट्रांसफर हो गया है, उसके हाथ में आ गया, ascertained कर लिया उसने, तब ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं हुआ है। भाई खाली कह दिया क्या भाई आपने बिल बनवा लिया, कहा भाई
इतना रुपया गुड्स हमको चाहिए, पैसा पेमेंट हो गया है, अब गुड्स बताइए हाँ आपको गुड्स भेज देते हैं, अभी मिला नहीं है आपको, तो मिलने से पहले गुड्स डैमेज है, तब तुरंत आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, कि आपकी तो रिस्क है नहीं आपका, आप तो मानेंगे नहीं उसको, लेंगे ही नहीं आप उसको। आपके हाथ में आने के बाद कुछ गड़बड़ होता है तब रिस्क आपका हो जाएगा। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए नहीं, मोड चेंज किया हमने, कुली मोड पे डाला हमने, तो क्या करता है, कुल नहीं करा था ना, अब शायद करेगा। देखो अगला क्या है, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड to the buyer at such time as the party to the contract intended it to be transferred। जब वो चाहेगा तभी ट्रांसफर कर पाएगा, नहीं चाहेगा तो कैसे ट्रांसफर हो पाएगा। 92 कहता है आपसे, फर्दर प्रोवाइड दैट द पर्पज ऑफ ascertaining the intention of the parties regard shall be क्या, to the terms of the contract, to the conduct of the parties and to the circumstances of the case। कैसी स्थिति हो जाती है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, पार्टी के आधार पर, या जैसी स्थिति परिस्थितियां आएंगी उसके हिसाब से लिखा जाएगा। द प्राइमरी रूल क्या कहता है कि पासिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर आर एज पर। प्राइमरी रूल कहता है कि पासिंग प्रॉपर्टी कब होगा, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स हो, पासिंग ऑफ असर्टेन गुड्स है, या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल ऑफ बेसिस, रिटर्न बेसिस पर, जो मैंने सिखाया था आपको, आपको आ रहा होगा ना, याद रहा होगा, ये गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस सिखाया था हमने। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तब गुड्स की पासिंग की जाएगी। आप गुड्स सेंड कर लेंगे तब, या कोई असर्टेन गुड्स उसे ट्रांसफर कर लेंगे तब, या गुड्स सेंड करेंगे कब, आप अप्रूवल बेसिस किया जाएगा वो रख लेगा तब। इस केस में आपने गुड्स सेल किया अप्रूवल बेसिस पर, तो उसको समय दिया 7 दिन का, 10 दिन का, 10 दिन में चाहे रिटर्न कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, तो 10 दिन बीत जाएगा तो मान लेंगे अप्रूव हो गया है, तभी उसको ट्रांसफर होगी, ओनरशिप मिल जाएगी उसको। या वो पहले एक्सेप्ट कर ले, कहते हैं हाँ हम रख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, रख लेंगे हम, तब ऐसा हो सकता है। चलिए फिर क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी सर्टेन गुड्स passes when the intended to pass। 19 where there is a contract for the sale of specific or a certain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the party to the contract intend to be transferred। जब वो ट्रांसफर की कंडीशन में था, ट्रांसफर किया तभी ट्रांसफर मान लिया गया। For the purpose of ascertaining the intention of the party, regard shall be had to the terms of the contract, the conduct of the parties and the circumstances of also, ठीक है, unless the different intention appears, the rule contained in section 2024 are rules for ascertaining the intention of the party as to the time at which the property in the goods is to pass the buyer। जब तक आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर गुड्स बायर की तरफ पास नहीं कर दिया है, बायर ने उसको अपने कब्जे में न ले लिया हो, तब तक क्या है वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास गुड्स है, प्रॉपर्टी पास नहीं, ट्रांसफर पास नहीं हो पाएगी, ट्रांसफर नहीं हो पाया है, लेकिन जब आपने गुड्स को बायर को पास कर दिया है, बायर ने उसको ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, कवर कर लिया, अपने कस्टडी में ले लिया है, तब क्या माना गया वो आपका, तब आपका वो सब जल्दी मानी गई आपकी, आपका वो एक्सेप्ट माना गया आपका। वही जो हम लोग पर्सनल लाइफ में करते हैं वही चीज यहाँ भी है। स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ गुड्स वाइल पासिंग प्रॉपर्टी। पहला स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरी स्टेट पे जाएगा तभी, या स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू द डिलीवरी स्टेट, या स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवरी स्टेट व्हेन सेलर हैज टू अ सर्टेन प्राइस। प्राइस फिक्स कर दिया गया है, सेंड कर लिया है, तो उसी बेसिस पर उनको दिया जा रहा है। ये स्टेज होंगे आपके। तो पहला दिया है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरी स्टेट। आइए, where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes the buyer when the contract is made, and the immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of goods both is postponed। अच्छा एग्जाम्पल देखो, X goes into shop,
शॉप पर गया, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा। एज गो इनटू शॉप एंड बाय टेलीविजन एंड आस्क द शॉपकीपर, देखो एस गया कहाँ, शॉप पर, बाय क्या किया, टेलीविजन, एंड आस्क द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी, उससे कहा भाई हमको चाहिए होम डिलीवरी चाहिए, हमको कराइए आप। द शॉपकीपर एग्री टू डू इट, शॉपकीपर मान गया, ठीक है। तो द टेलीविजन इमीडिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। इसका मतलब आप शॉप पर गए हैं, शॉप पर आपने परचेस कर लिया है, और उसके बाद आपने कहा तो हमने भी कराइए आप, तो डिलीवरी करा रहा है, लेकिन बिल तो कट गया, पेमेंट हो गया, बिल आपने कट गया, तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया है। डिलीवरी कब होगी, होम पर जाके हो जाएगी, वो पहुंचवा देगा आपका, लेकिन इमीडिएट आप क्या बन चुके हो उसके, आप इमीडिएट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। किसकी प्रॉपर्टी है, एक्स की प्रॉपर्टी हो चुकी है, ठीक है। ये था आपका गुड्स रेलवे स्टेट पर। अब उसके बाद इसमें भी गुड्स आपका हो जाए पुट इनटू द रेलवे स्टेट पर, यानी यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो पीटर बाइस अ लैपटॉप, पीटर ने क्या किया, लैपटॉप परचेस किया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड आस्क फॉर द होम डिलीवरी, से भी कहा वही बात, द शॉपकीपर एग्री कर हो गया। However, the laptop does not have window operating system installed, नहीं था उसमें इंस्टॉल। The shopkeeper promised to install it and call Peter before making the delivery, यानी कि अब क्या बोला है आपसे, ठीक है इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। In this case, the property transferred to Peter only after the shopkeeper has installed the OS, यानी कि इसमें क्या हो गया, देखो पहले क्या था, डिलीवरी के लिए था, अब इसमें क्या है, डिलीवरी स्टेट पर है, यानी कि देखो खाली डिलीवरी पे कहा जाएगा तो आप तो ट्रांसफर हो जाएगा आपका, जिस दिन आप परचेस कर लिया अब भले घर में डिलीवरी उसके बाद में हो जाएगी। लेकिन जब वो डिलीवरी मतलब वो डिलीवरी स्टेट पे लाना है, इसका मतलब कि आप लैपटॉप लिए उसमें इंस्टॉल नहीं है, तो उसमें सॉफ्टवेयर में एडिट किया था कि ठीक है हम इसमें विंडो अपलोड कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, तो जब वो इंस्टॉल कर देगा ना तभी उसके क्या हो गया, ट्रांसफर हुआ, तभी आप आपका हो गया, आप मालिक बने। नहीं ट्रांसफर किया अभी तक तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, अच्छा कंडीशन ब्रेक हो जाएगी तो आप पीछे पड़ गया, अभी आप आ रहे हैं कंडीशन वारंटी, कंडीशन ब्रेक रहेगी आप रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा अगर वो ओएस मेकिंग सिस्टम नहीं डालेगा तब तक ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस, ठीक है, यानी कि उसके प्राइस से उसको कुछ सेलर को क्या करना है, कुछ उसमें करना है, ऐड ऑन करना है कुछ इसमें, जैसे इसका हाँ इसका एग्जांपल लो, ए सोल्ड कॉर्पोरेट टू द कंपनी which were required to be laid, the carpet was delivered to the company premises but was stolen before it could be laid. It was held that the carpet was not in the delivery state as it is the not laid, which was part of the contract advance. The property had not passed to the buyer company. क्योंकि जिस कंडीशन में उसने करके करने को कहा था आपसे कि इसको आप लेट करके तब हमको दीजिएगा, आप इनवाइट किए गए और चोरी भी हो गया, तो भैया उसकी कंडीशन तक पहुंचाना ही था ना, जो उसमें आपको एड ऑन करने कहा गया था, आपको सेलर से कहा गया था भैया इसमें कुछ आपका मॉडिफाई करके हमको आप देंगे, उसने हुआ ही नहीं, बीच में गायब हो गया, तो उससे जिम्मेदार कौन, क्योंकि आप उस स्टेज तक जब आप उसके स्टेज तक पहुंचा देते तभी आपका ओनरशिप ट्रांसफर होता, कुछ ट्रांसफर होता, उसके बाद माना जाता मालिक को। जब आपने अराउंड किया ही नहीं है, उसको उस कंडीशन लायक पहुंचाया ही नहीं, तब तक तो क्या हो गया, वो आपकी जिम्मेदारी थी, मेरा है नहीं अभी तक, तो ट्रांसफर उसकी प्रॉपर्टी पास हुआ ही नहीं अभी तक, प्रॉपर्टी पास तब होगी जब आप उस स्टेट तक उसको ले आएंगे, ठीक है। गुड्स मस्ट बी असर्टेन, गुड्स क्या होना चाहिए, असर्टेन होना जरूरी है। वेयर द गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ असर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर अनलेस अंटिल द गुड्स आर असर्टेन, जब गुड्स होना चाहिए उसमें असर्टेन होता है, गुड्स हो हवा में काम नहीं होना चाहिए तभी ट्रांसफर हो पाएगी। द रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पासिंग प्रॉपर्टी ऑफ अनसर्टेन गुड्स आर एज फॉलो, देखो गुड्स की प्रॉपर्टी का पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनसर्टेन गुड्स आर एज फॉलो, गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन डिलीवरेबल स्टेट, और फिर डिलीवरी टू द कैरियर फॉर द ट्रांसमिशन, दो बताया गया है, ठीक है ना। देखें पहला कह रहा है इसमें सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स अनसर्टेन है, खाली डिस्क्रिप्शन दिखा नहीं जा रहा है, टच नहीं कर पा रहे हैं, खाली आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है, एज पर डिस्क्रिप्शन आपको लेना है गुड्स को, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, अभी है नहीं मेरे सामने, खाली डिस्क्राइब किया हमने, फ्यूचर गुड्स है वो तो, by description and the goods are that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated
to the contract, either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property is the goods thereupon passes to the buyer. Such assent may be expressed or implied and may be given either before or after appropriation of equipment. जब आप उसको appropriate करा रहे हैं, describe करा रहे हैं, उसको वो चाह रहा है दोनों ओर से, और buyer उसकी डिस्क्रिप्शन देख के satisfied हो चुका है, उसने बुकिंग करा लिया है, पेमेंट कर दिया, अमाउंट दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन अभी तो खाली उसका कहाँ ट्रांसफर हो पाएगा, जब वो गुड्स आएगा, फ्यूचर गुड्स कहा था ना, फ्यूचर में जब गुड्स आएगा, सर्टेन था, जब मिलेगा तब ट्रांसफर करेंगे, तभी कि उस टाइम क्या होगी, उसका प्रॉपर्टी पास हो जाएगा। कहाँ है? अपना मन के ऊपर है, हमारी इच्छा जो हो रही है, मे बी एक्सप्रेस, आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इम्प्लाइड हो, जो आप बता जाहिर करना चाह रहे हैं, वह फिर गिवन बिफोर हो, लिखा हो। गिव टू द कैरियर व्हेन द पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर delivers the goods to the buyer or to a carrier or other values with the name of buyer both, ठीक है, not for the purpose of transmission of the buyer to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods of the contract. एग्जाम्पल पढ़ो, अच्छे समझ में आ जाएगा और अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। फुल क्या कह रहा है देखो यहाँ पर, a bill of lading of railway parcel, कोई पार्सल आया, उस रीडिंग में बिल ऑफ रीडिंग आई, मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर, भाई जो माल भेजता खरीदता उसके नाम से बना दिया बिल, एंड सेंड टू हिम, उसको भेज भी दिया गया। द ओनरशिप इज इन द गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू बायर इन केस द गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल लॉस बाय द थेफ्ट, द सेलर विल नॉट बी लायबल, क्योंकि वो आपके रिस्क भेज दिया है, आपने बाई ट्रेन बाई रेल से गुड मंगाया, उसने उस अच्छे का लगा दिया, ट्रांसपोर्ट लगा दिया या रेल पे लगा दिया, बिल्टी या बिल आपको दे दिया उसने बिल आपके नाम बना करके, अब रास्ते से आ रहा है तो रिस्क किसका है, अब आपका हो गया, रास्ते माल पकड़ा गया, रास्ते माल चोरी हो कुछ हो गया, जो बायर है उसका रिस्क हो गया, सेलर रिस्क नहीं है, क्यों तो अपने स्टेप से उसने कह दिया था ना भाई हम सेल करते हैं, आप जहाँ दिलवा देंगे आपको, क्योंकि ऊपर पड़ के भी आए थे हम, वो कहा था होम डिलीवरी करिए आप, लेकिन शॉप पर गए थे वहीं पेमेंट हुआ था, उस इमीडिएट ट्रांसफर मेरा हो गया था, अब रिस्क मेरा था, क्या हम लेकर के आ रहे हैं, रिस्क हमारा रहेगा। समझ आ गई। दूसरा कह रहा है, आई एम प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर बुक विथ अ बुक सेलर इन मुंबई, ही आस्क हिम टू सेंड बुक बाय कोरियर, अक्सर लोग मंगाते हैं, बाहर से बुक मंगाते हैं, कोरियर से मंगा लिया बुक अपने, पेमेंट ऑफ द बुक वाज टू बी मेड बाय चेक, चेक पेमेंट कर दिया, द सेलर सेंड द बुक बाय द कोरियर, द बुक इन लॉस इन द वे, द सेलर वांट द बायर टू बियर द लॉस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23(2), it is an unconditional appropriation of goods का because of the which buyer M has become the owner of the goods, therefore he will bear the risk of the loss of the book in the way। कौन सा है इसमें, अब बुक रास्ते में लॉस हो गया तो बायर सहेगा या फिर वो सहेगा, कौन सहेगा, पक्का बड़ी बात कर रहा है आपसे, तो उसने पैसा लिया आपने नाम ट्रांसफर कर दिया, रास्ते में आपका रिस्क हो गया आपसे, नहीं तो यहाँ पर कंडीशन हो रहा है, जब ऑनलाइन बुक करते हैं तो वो डिलीवरी से गेट तक रहती है, वो गेट तक डिलीवरी से होती है कि रास्ते उसमें पूरा पड़ा तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, तो उसमें कंडीशन रहती है, और यहाँ पर तो ऑनलाइन से तो कहाँ है, वो तो आई बुक वाला है, आपने उसका रिक्वेस्ट किया था आपको कोरियर भेज दो, वो कोरियर भेज दिया, पेमेंट ले लिया अपना, कोरियर भेज दिया, रिस्क आपका, ठीक है ना। और यहाँ तो क्या है, कैश ऑन डिलीवरी होती है गेट पर, आप घर लेते हैं जब ऑनलाइन वाले में, तो आप उस समय कंडीशन खराब रहेगा तो आपको रिफंड, उसमें तो कुछ डिलीवरी का पास होगी, कुछ ट्रांसफर पासेस के प्रॉपर्टी पास होगी, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे नहीं पास हो पाएगा, एक्सेप्ट करेंगे खराब भी है तभी एक्सेप्ट कर लिए हैं तो आपका अब रिफंड नहीं हो सकता, रिफंड रिजेक्ट नहीं हो सकता, अब आप वारंटी पे जाएंगे, ये सीखे थे हम लोग, ये कंडीशन ब्रेक है फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उसका क्या हो गया, रिजेक्ट वाला अधिकार खत्म हो गया, कंडीशन वाला अधिकार खत्म हो गया, अब वो कहाँ चला जाएगा, तुरंत वारंटी पे रहेगा, अब वारंटी का रास्ता अपनाएगा, उससे डैमेज को वो भरपाई करवाएगा, लेकिन उसको रिफंड रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कंडीशन में आपने एक्सेप्ट कर लिया था। कंडीशन से कहाँ पहुंचते हैं, बता देना कि कंडीशन से वारंटी पर जाते हैं हम लोग और वारंटी कंडीशन पर नहीं आ सकते हैं, ये हमने भी पहले क्लास पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। क्यों हिमांशु जी, कुछ याद आ रहा है नहीं, हेलो, ठीक है, कंडीशन से वारंटी में जा सकते हैं लेकिन वारंटी कंडीशन में नहीं आ सकते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है, वही चीज यहाँ समझाया था, बस वही चीज लिखा भी है।
क्या होना चाहिए एनालिसिस कर रहा है इसमें, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं आपके। क्या बोल रहा है ना कि सेलर आप कंसीडर गुड्स करते हैं लोग, तो क्या बायर को इंडिकेशन दिया जाता है, कंसीडर ऑफ सेलर टू बायर दोनों का इंडिकेशन दिखाता है। एसेंशियल्स क्या क्या है, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स का हो, द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द गुड्स मस्ट बी इन द डिलीवरी स्टेट होना चाहिए, द गुड्स मस्ट बी इन द अनकंडीशनली है, नहीं कि एज डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपसे सेपरेट appropriate to the contract either by the delivery or by the agent or किसी को कोरियर कर सकते हैं आप। The appropriation must be made by the seller with the assent of the buyer या by the buyer with the assent of the, यानी गुड का जो appropriation कर रहे हैं वो दोनों की, ऐसे मतलब मर्जी, तो वर्ड आ गया, ऐसे मतलब दोनों की मर्जी होनी चाहिए, दोनों की इच्छा होनी चाहिए, उसके अनुसार काम आगे बढ़ेगा। मतलब फ्री कंसेंट, हाँ फ्री कंसेंट दोनों का मर्जी होनी चाहिए आपकी। एसेंस में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड होना चाहिए, और एसेंट आपका जो है जो आपका है क्वेश्चन आपका एक्सप्रेस करिए या इम्प्लाइड रखिए, और क्या होना चाहिए बिफोर द आफ्टर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। इसमें भी गिवन आप अपना मर्जी कब बताएंगे, पहले या आफ्टर एप्रोप्रिएशन देंगे। गुड सेंड ऑन अप्रूवल और सेल रिटर्न बेसिस, ये तो मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया था अकाउंट्स में, बताया था हमने आपको कि जब कुछ हम लोग सेल करते हैं तो उसके एक्सेप्ट करने का समय दिया जाता है, और उस टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट करो, ठीक ठीक, नहीं तो टाइम पीरियड के बाद तुम उसको वापस नहीं कर सकते हो। टाइम पीरियड के बाद टाइम बीतते ही क्या हो जाएगा, वो कंफर्म सेल कंफर्म मान लिया जाएगा, और टाइम 10 दिन दिया गया है, उससे पहले आप उसको वापस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार उसका टाइम बीत चुका है, अब तुरंत क्या हो गई, आपके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, वो आपका। आइए इसका भी एग्जाम्पल करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आयुषी जी काम क्या किया किया, मैं आपको पता नहीं बताया, हमको बताया जाता है, आप एक्सपर्ट हैं, आप ही के लिए काम किए हैं, मुझे सुनान था, पूछ लीजिए, मुझे वो आया तो उन्होंने सुनान था, इन्हीं के लिए करते हैं भाई स्पेशली। चलो 6 पढ़ो। P bought a musical instrument from a music shop on a condition, ध्यान रखना कंडीशन आया इसमें, कंडीशन दैट he will purchase it। अच्छा, if कब परचेज करेगी, if he like that instrument, हाँ भाई देखने गई है, देख रही है और कह रही है जब हमको पसंद आएगा तभी हम लेंगे, ये कंडीशन है। After a week he has informed that the shop owner that he has agreed to purchase the musical instrument, ठीक है, उसको एक हफ्ते में समझ में आ गया, हाँ हम खरीदेंगे। The ownership is transferred when he has decided to purchase the instrument। समझ में आ गई, उसको समय दिया गया था, ठीक है इसका यूज करिए एक हफ्ता, अब पसंद आएगा तो खरीदिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। तब तक क्या सेल मानेंगे उसको, प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानेंगे उसको, पासेस मानेंगे प्रॉपर्टी नहीं, वो तो कंडीशन था ना, हमको एक टाइम लिमिट दी गई थी आपको कि एक हफ्ते यूज करेंगे, पसंद आ गया तो हम परचेज करेंगे, उसको पसंद आ गया, उसने उसके बाद कहा हम परचेज कर एक्सेप्ट कर लिया है, उस दिन क्या होगा, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी उसकी। अब पसंद ना आता तो ना होती, क्योंकि कंडीशन थी उसकी, तो हर चीज में कंडीशन दिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता है हम लोगों को, क्लियर है। एग्जांपल 7 क्या कह रहा है इसमें, delivers some jewelry to B on sale or return basis पर B ने प्लेस किया jewelry with C। It was held that the ownership of the jewelry had been transferred to B as he had adopted the transaction by pledging the jewelry to with C। In this case, A has no right against C. He can only recover the price of the jewelry from B। वो तो ट्रांसफर ए ने भी को B कर दिया है, तो भी उसी में चलने दो, ए क्या बीच में क्या पड़ेगा, वो तो जितनी प्राइस थी वही ले सकता है उससे, तो की बात थी। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, A sent to B a water motor on approval or return basis in March 2020, B to return it after trial in August 2020। The water motor has not been returned within the reasonable time, and therefore A is not bound to accept it। B must pay for this price। भाई देखो आपने परचेज कर लाया था मोटर, आपसे कहा गया था एक पेट्रोल के लाया था कि स्पेसिफिक टाइम दिया गया आपको, उस टाइम में आप वापस कर सकते थे, वो टाइम बीत गया, अब आप वापस करने नहीं आए,
तो अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी वक्त क्या हो गई, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टी पासेस हो गई है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई आपकी। किस दिन हुई, मान लो समय दिया है 4 दिन का, तो 4 दिन तक में आप वापस कर सकते थे। 5 दिन हो गया अगर, तो 5वें दिन क्या हो जाएगी, तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब आप वापस नहीं कर सकते हैं, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन ब्रेक हो गया। यही होता ही है नॉर्मल लाइफ में। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, देखिए इसको, इट मे बी नोटेड दैट द वेदर गुड्स आर हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन ऑन सेल और रिटर्न ऑन द टर्म दैट द गुड्स वर टू बी रिमेन इन प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड फॉर। ठीक है, जब तक पे नहीं करोगे, प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी किसकी है, सेलर की है। आप पे कर दो तो आपकी हो जाएगी, आपने पे नहीं किया है, प्रॉपर्टी उसकी है, सेलर की रहेगी। द प्रॉपर्टी देयरइन डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द टर्म्स ऑफ कंप्लाइड। ठीक है, कैश और पे, ठीक है ना। ये जब तक आप उसमें पे नहीं करेंगे तब तक आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, जब आप पे कर देंगे तभी ट्रांसफर हो पाएगी। नहीं पे किए रहेंगे, भले उठाए आपके पास दिया गया है, मगर मालिक कौन, उसका ओनर कौन, सेलर बना रहेगा, क्योंकि आपने पेमेंट कहाँ किया उसका भी। ए डिलीवर, फॉर एग्जांपल देखो 9 करा, ए डिलीवर्ड हिज ज्वेलरी टू बी टू on sale for cash only on return basis पर it was expressly provided the contract that the delivery shall remain a property until the price paid। भाई जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा ज्वेलरी का, तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, पेमेंट कर देगा उसका हो गया। यही ना सिस्टम होता है, नॉर्मल लाइफ यही हम लोग करते हैं, वैसे यहाँ लॉ में भी बता रहा है। ठीक है, बिफोर द पेमेंट ऑफ द बी, बिफोर पेमेंट ऑफ द प्राइस बी प्लेस द ज्वेलरी टू सी। देखो अभी पेमेंट नहीं किए हैं, एक तो वहां से लेकर के आए थे कहीं से, अभी उसका पेमेंट नहीं किए हैं, उसको क्या कर दिया, सी को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, रख उसको प्लेस करके क्या कर लिया, कुछ पैसा ले लिया उससे। इट वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द प्लेस द ओनरशिप वाज नॉट ट्रांसफर टू बी। अभी जिस समय प्लेस कर रहा था उस समय ट्रांसफर उसकी ओनरशिप नहीं हुई थी, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया था, वो खुद मालिक नहीं था, तो कैसे ट्रांसफर कर सकता है, कैसे कर सकता है। Thus, the pledge was not valid। जो आपने प्लेस किया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। A could recover the delivery from C। वो C जाएगा उसको उठा लेगा, उन्हें कहेगा तो अच्छा इसमें नुकसान किसका हो जाएगा, C बोलेगा कि भाई हम तो B से लिए हैं और B को हमने 1 लाख रुपए दिया था, उसके अगेंस्ट ज्वेलरी ने रखा है, प्लेस किया है, तो आप B से लीजिए, आप हमसे कि मेरे पास क्यों आ गए हैं। तो तुरंत कहा जाएगा कि भाई जब B के पास ओनरशिप थी ही नहीं तो कैसे ट्रांसफर कर सकता है। जब वो प्लेस करने आया था, आपको रख के पैसा आपने उसको दिया है, गिरवी रख के आपने उसको लोन दिया, अमाउंट दिया, तो उसको इसके साथ आपका बिल भी मांगना चाहिए था। ये सी की जिम्मेदारी थी, किसी उसका बिल ले लेता, ये चेक कर लेता। बहुत बार ऐसा अक्सर हो जाता है, लोग कहीं से चोरी के सामान लेकर के आते हैं और उसको बेचते नहीं है, बेचते पकड़े जाएंगे, तो उनको लगता है कि भाई किसी को पैसे की जरूरत है, किसी घर पहुंच जाएंगे या किसी शॉप पहुंच जाएंगे, भैया ये मेरा 1 लाख का सामान है, ये मेरा है, इसको आप गोल्ड ज्वेलरी मारी है, गोल्ड चैन है हमारा, कहीं इसने छिड़काए हैं चैन, उनका तो है नहीं, उनका होता उनके पास बिल होता तो है नहीं उनका, किसी और चोरी का सामान है। आप मान लो अगर चोरी का सामान है और आप किसी को जाके उसको क्या कर दिए, रख दिए, तो भाई 10,000 उधार दे दो हमको या 1 लाख उधार दे दो हमको, इसके बदले में गिरवी तौर पे ये गोल्ड ज्वेलरी रख लीजिए आप। ठीक है, तो जो 1 लाख रुपए उधार दे रहा है वो चेक करता है गोल्ड असली नकली है, ये तो चेक कर लिया आपने, बट ये भी चेक करिए कि उस गोल्ड का जो दे रहा है वो ओनर है कि नहीं है। अगर वो ओनर नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे, कि जो रियल ओनर होगा वो आएगा अपना सामान ले जाएगा। ये बात में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, कि रियल ओनर जो होगा वो आए, इसको बोलते हैं काशी कॉन्ट्रैक्ट। यानी मतलब काशी कॉन्ट्रैक्ट, अरे देखो ये हमको इनसे पूछना चाहिए था पहले, अभी बता दिए, ये बता दिए हम, यही क्या था, काशी कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें बताया गया था आपको कि भाई आपको जो जिसका गुड्स है उसको आप देना पड़ेगा, वो आएगा और ले जाएगा, और जो सी पैसा दिया है बी को वो समझो बीस से, उससे मतलब नहीं है, मान लिया चोरी सामान आपने दिया है, तो इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप चेक कर लीजिए पहले किस कंडीशन में है, ओनर है कि नहीं है, तब दीजिए, वरना आपकी आप वापस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जब बी के पास ओनरशिप ट्रांसफर हुई ही नहीं तो कैसे कर सकता है बताओ, वो कर ही सकता है। क्यों भाई साहब, समझ में आया आपको? आई थिंक अनुराग और हिमांशु समझ में आया आपको कि नहीं आया? जब ट्रांसफर करेंगे कोई चीज तो आप ओनर होना जरूरी है आपको, जब आप ओनर ही नहीं है कैसे करेंगे आप नहीं कर सकते आप, तो आप वापस ले लीजिएगा आपसे। तो सोच समझ के किसी को पैसा दीजिए आप।